अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता 2 दिनों में 2 बड़े फैसले किए गए हैं। मुजाहिरों और पुरतशद्दुद वाक़यात के पेश नज़र कल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया और आज तहरीक लब्बैक को बतौर जमात तहलील करने का फैसला भी कर लिया गया है। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर दाखिला शेख रशीद और वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी से ब्रीफिंग ली, जिसके बाद वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक को कलअदम करार देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी हुकूमत के पास रीजनेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं कि तहरीक लब्बैक दहशत गर्दी में मशगूल रही है और ऐसे अंदाज में काम करती रही जो मुल्क के अमन और सिक्योरिटी के लिए नुकसानदेह है। तहरीक लब्बैक लोगों को खौफजदा करके मुल्क में इंतशार पैदा करने में मुलविस रही, इंसानी जानों को नुकसान पहुंचाया, कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को जख्मी किया, उन्हें जान से मारा, सिविलियंस और हुकूमती ओहदेदारों पर हमला आवर हुई, बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा की, धमकियां दी, गालियां दी, नफरत की तशहीर की, तोड़ फोड़ करके हुकूमती और अवामी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें लूटा गया, आग लगाई गई, अस्पतालों में जरूरी सप्लाईज को ब्लॉक किया गया, लोगों को डराया धमकाया गया, हुकूमत को खौफ दिलाने की कोशिश की गई और मुआशरे में एक खौफ का आलम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की कैफियत पैदा की गई। इसलिए इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 11B के तहत वफाकी हुकूमत तहरीक लब्बैक को एक कलअदम जमात की हैसियत से फर्स्ट शेड्यूल में डालती है, यानी बाकायदा अब तहरीक लब्बैक एक कलअदम जमात की फहरिस्त में आ गई है। सिर्फ यही नहीं, जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बैंक अकाउंट्स और असासे मुंजमद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जमात के ओहदेदारों के शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किए जा रहे हैं। ओहदेदारों और कारकुनों को जारी असलहे के लाइसेंसेस भी मनसूख किए जाएंगे। साथ ही हुकूमत ने तहरीक लब्बैक को तहलील करने का भी फैसला कर लिया है। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आइन के आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 के तहत तहरीक लब्बैक को तहलील करने का ऐलान किया, जिसकी बाकायदा समरी काबीना को भिजवाई जाएगी और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। अब हम रेजोल्यूशन की तरफ भी जा रहे हैं। एक काम हमने कर दिया है, प्रोक्रिप्शन का आज नोटिफिकेशन अभी जारी हो जाएगा, फिर कल हम इस TLP को डिसॉल्यूशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल करने के लिए कैबिनेट को दोबारा भेजेंगे। पूरी कोशिश की कि बातचीत से मामला तय हों, लेकिन उनके इरादे जो थे खौफनाक थे। वो हर सूरत में 20 तारीख को अपने एजेंडे से पीछे नहीं हटना चाहते थे। कार्रवाई होगी, कोई रियायत नहीं होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई रियायत नहीं होगी। फैसले अदालतों पे होंगे, जो कानून को हाथ में लेगा कानून उसको हाथ में लेगा। हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तहलील करने का फैसला किया है और आर्टिकल 17 की ज़ेली शिक 2 के मुताबिक पाकिस्तान का कोई भी शहरी जो हुकूमती एहलकार ना हो, उसके पास ये हक मौजूद है कि वो सियासी जमात बनाए या सियासी जमात का हिस्सा बने। और ये काम भी उन पाबंदियों के पेश नज़र होगा जब मुल्क की खुद मुख्तारी के मुफाद में कानून ने नाफिज की हैं। और कवानीन के मुताबिक जहाँ वफाकी हुकूमत ये ऐलान करती है कि कोई जमात या उसका अमल मुल्क की सालवियत के लिए नुकसानदेह है, तो वफाकी हुकूमत इस ऐलान के 15 दिन के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर हतमी तसव्वुर किया जाएगा। यानी पहले काबीना इस पर फैसला करेगी और फिर इस मामले को सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार देती है तो तहरीक लब्बैक तहलील हो जाएगी। लेकिन तहरीक लब्बैक जब तहलील होगी तो उसके सियासी असरात क्या होंगे, क्योंकि इस वक्त तहरीक लब्बैक के सिंध में 3 MPs मौजूद हैं। इस हवाले से पॉलिटिकल ऑर्डर 2002 कहता है कि जहां सियासी जमात तहलील हो जाती है तो उस जमात का कोई भी रुकन अगर रुकन कौमी या सूबाई असम्बली है तो वो अपनी मौजूदा मुद्दत के लिए नाअहल हो जाएगा। 4 साल तक उसकी नाअहली बरकरार रहेगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले वो रुकन अपनी जमात से इस्तीफ़ा दे देता है और अवामी सतह पर इस जमात से लाताल्लुकी का ऐलान करता है तो उस पर नाअहली लागू नहीं होगी। ये सारा का सारा मामला था आज की पेशरफ से मुताल्लिक। जबकि तहरीक लब्बैक के कराची के अमीर रज़ी हुसैनी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि तहरीक लब्बैक के अमीर साद रिजवी ने अपनी जिद ना छोड़ी और बातचीत ना की तो हम पार्टी छोड़ देंगे। जहां एहतजाज हो रहा है वहां एहतजाज खत्म करके क़यादत से रुजू किया जाए। मुल्क में अफरा तफरी की वजह से बेगुनाह जानों का नुकसान हुआ, बातचीत के जरिए मसाइल हल ना हुए तो कौम साद रिजवी से मायूस हो जाएगी। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों को देखते हुए फ्रांसीसी सिफारत खाने ने खतरात के पेश नज़र अपने शहरियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। फ्रांसीसी सिफारत खाने ने ईमेल्स के जरिए पाकिस्तान में मौजूद अपने तमाम शहरियों को आर्जी तौर पर पाकिस्तान छोड़ने का मशवरा दिया है। फ्रांसीसी सिफारत खाने की ईमेल के मुताबिक पाकिस्तान में फ्रांसीसी मफादात को लाहक संजीदा खतरात के पेश नज़र फ्रांसीसी शहरी और कंपनियों को अबूरी तौर पर मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया जाता है। डॉन.com से बात करते हुए फ्रांसीसी सिफारत खाने की प्रेस अताशी ने
मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये एडवाइजरी हालिया मुजाहरों की वजह से जारी की गई है, जिसने ये संगीन सिक्योरिटी खदशात पैदा किए और फ्रांसीसी शहरियों को रिस्क पर डाल दिया। साथ ही आज ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुजाहरों से मुतालिक बयान जारी किया है और मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कमीशन तहरीक लब्बैक के हामियों के तशद्दुद की शदीद मजम्मत करता है, जिसमें 300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी और 4 मारे जा चुके हैं। ज़ख्मी और मारे जाने वाले तकरीबन तमाम लोग अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मामूर पुलिस एहलकार थे। ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक इंतहाई अफसोस का मकाम है कि वसाइल और तरबियत के फुकदान की शिकार पुलिस फोर्स को ऐसी सूरत हाल का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है जिसकी जिम्मेदार रियासत है। बिल्कुल इसी तरह रियासत को इंतहाई दाएं बाजू के जत्थों की पोशीदा वाज़े हिमायत की पॉलिसी भी तर्क करना होगी और अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद करने वाले तमाम जत्थों और अफराद के खिलाफ पुरअज़म और ठोस मौक़िफ़ अपनाकर उस नुकसान का इजाला करना होगा जो पिछली कई दहाइयों से ऐसे अनासिर की रियासती सरपरस्ती के नतीजे में वतन अजीज़ को पहुँचा है। दूसरी तरफ आज जस्टिस फाइज़ ईसा ने अपनी नज़रसानी की दरख्वास्त की समाअत के दौरान दलाइल में भी तहरीक लब्बैक की बात की और कहा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज के ओहदे से हटाना चाहते हैं और इस ख्वाहिश की वजह यह है कि मैंने फैज़ाबाद धरना केस का फैसला दिया। खादिम रिजवी ने भी फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील दायर नहीं की, बाकी सब ने उस फैसले को चैलेंज किया। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फवाद चौधरी, जिन्हें आज वजारत इत्तलात का कलमदान दोबारा दिया गया है। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आपको मुबारक हो, आपको ये कलमदान एक दफ़ा फिर दिया गया है। फवाद चौधरी साहब, आपका वाज़े मौक़िफ़ रहा है रियासती रिट के हवाले से, मोनोपोली ऑफ वायलेंस के हवाले से। आप समझते हैं कि जिस तरीके से अभी ने कलअदम करार दिया गया है और डिज़ोल्व करने का प्रोसेस शुरू किया गया है, तो मसला यह है कि ये कलअदम हो गए हैं मगर एक सियासी जमात हैं, असेंबलियों में इनके अराकीन भी मौजूद हैं जो लेजिस्लेशन में हिस्सा ले सकते हैं, इसके अलावा ये इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो रियासत ने माजी में नेक्टा की रिपोर्ट आ गई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, बार बार देर की, इनसे मुआहदे होते रहे। अब से 4 महीने पहले एक और मुआहदा हो गया फ्रांसीसी सफीर के हवाले से, मामला पार्लियामेंट में लाने के हवाले से, फिर इन्होंने इतनी वायलेंस कर दी, तो ये एक वैक्यूम क्रिएट हो गया कि कलअदम है मगर डिसॉल्व करने में टाइम लगेगा। रियासत को जल्दी एक्ट करना चाहिए था, रियासत और हुकूमत को। देखिए चले, बात यह है कि माजी की तो खैर क्या ही बात करें। अगर हम माजी पे जाएंगे तो फिर तो गलतियां इतनी हैं कि आपको मालूम है कि हम पूरा साल आपका प्रोग्राम इन्हीं गलतियों पर ही कर सकते हैं जो हमसे हुई। उसको गलतियां कहिए या क्रुएलिटी ऑफ जियोग्राफी कहिए, और भी बड़े फैक्टर हैं, और आपने खुद उस पर बहुत आपकी नज़र है। सो और बहुत सारे जो आपके प्रोग्राम लोग देखते हैं उनकी बहुत नज़र है। सो माजी की तो गलतियों पे तो कोई शुबा ही नहीं है, और उसकी वजह से ही तो मामला इस नहज पे पहुँचे हैं कि आज 587 हमारे पुलिस के जवान जो हैं वो ज़ख्मी हैं, 247 जो हैं वो क्रिटिकली ज़ख्मी हैं और 4 शहीद हो गए। कैसे को रियासत इस किस्म का रवैया बर्दाश्त ही कर सकती है? और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इनको प्रेस्क्राइब करने में, इनको बैन करने में जल्दी होनी चाहिए, लेकिन हमारा जो आर्टिकल 17 है आइन का, उसका एक प्रोसेस है, उसमें कम से कम 15 दिन का आपको जो है वो टाइम भी देना पड़ता है, और फैसला हतमी जो है वो रिव्यू बोर्ड का होता है। तो ये एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेसेस जो हैं ज़ाहिर उनको जेपरडाइज नहीं किया जा सकता। असूली तौर के ऊपर मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है कि आइनी और कानूनी प्रोसेस जो है उसको अडॉप्ट करना है। अच्छा, मगर साथ में मुझे ये बताएगा कि अब इस मामले को रियासत ने भी और सियासत ने भी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है, और मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि 2018 में जब नफ़रत अंगेज़ी अपने उरूज पर थी, आपका इलेक्शन क्लोज था, मगर आपने मजहबी नफ़रत अंगेज़ी को इस्तेमाल नहीं किया, मगर आपकी जमात के लोगों की तरफ से बहरहाल किया गया, दूसरी जमातों की तरफ से बहरहाल किया गया। यहाँ तक हुआ कि एहसन इकबाल साहब पर हमला हुआ और अबरारुल हक साहब उसको इंडोर्स करते नज़र आ रहे थे। तो ये यहाँ ये भी सीखा है कि हमने आगे ये जो नफ़रत अंगेज़ी है इसको इस्तेमाल नहीं करना है अपनी सियासत के लिए, वरना उसका नुकसान ही होता है। 4 साल बाद आपको पाबंदी लगानी पड़ गई है उस जमात पर जिसके हवाले से रियासत पर इल्जामात लग रहे थे और सियासी जमातें इसको इस्तेमाल कर रही थी। ये नहीं सीखा हमने, अभी भी नहीं सीखा, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारे छोटे छोटे मुफाद हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बड़े तस्वीर है या तस्वुर है या बड़ा मुफाद है उस पर हावी हो जाते हैं, और ज़ाती मुफाद को हम हमेशा तरजीह देते हैं अपने बड़े मुफादात के ऊपर। ये जो मामला है जिसमें आपने कहा कि जिस तरह से आपने कुछ हवाले दिए हैं, इसका ताल्लुक किसी एक मखसूस सियासी जमात से इसका ताल्लुक नहीं है। हर सियासी जमात में लोग हैं जो कि आपको मिलेंगे इस तबकात को अपने सियासी फ़ायदे के लिए उनकी हमायत करते हुए। अभी भी अगर आप देखें तो असम्बली के अंदर जब बिल पेश हुआ कम उम्र बच्चियों की शादी का, तो PMLN, पीपल्स पार्टी और PTI तीनों के
नतीजे में, और ये वो बिल था कम उम्र बच्चों से शादी रोकने का जो खुद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पेश किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें पार्टी का मामला नहीं है, इसमें मुकामी हलकों का मामला है और लोग, ज़्यादातर लोग जो है वो अनपॉपुलर जो आप कहिए कि पोजीशंस वो नहीं लेते हैं, और ये अनफॉर्चुनेट। अच्छा, और कम से कम रियासत फिर न्यूट्रल रहे मुख्तलिफ मामलात में, मुख्तलिफ ग्रुप्स की सरपरस्ती में, हमने ये सीखा है या ये भी नहीं सीखा? ये देखिए, बात ये है कि ये तो वक्त ही बताएगा इससे हम क्या सीख पाते हैं, क्या हम अपने मामले के ऊपर फर्म रहते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको अर्ज किया कि अगर हम फर्म रहते, हमने 70,000 बंदा अपना शहीद करवा दिया है, और अगर हम भी अब भी ना सीखें, हमने अपना जो पुलिस के जो जवान थे उनको अभी आप देखिए 247 क्रिटिकल हैं, 4 शहीद हैं और सैकड़ों जख्मी हैं, अब भी हम ना सीखें तो फिर क्या कहा जा सकता है। सीखने का वक्त तो है, लेकिन देखते हैं हम आगे। वैसे और ये नाम बदल कर ऑपरेट कर रहे हों, फिर उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहे हों, अगर ये खुद ना इलेक्शन लड़ रहे हों तो दूसरे इनके नैरेटिव को सपोर्ट करते हुए इनके वोट बैंक को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हों, इसके ऊपर रियासत नजर रखेगी? देखिए कि अगर तो सीरियसली जिस तरफ आपने पहले इशारा किया है, अगर तो हम ये फैसला कर लें कि इनको नहीं चलने देना तो फिर कोई नहीं चलने देगा, और अगर फिर कोई किसी वक्त मुस्तकबिल में किसी को लगा कि नहीं पॉलिटिकल हमारी कन्वीनियंस है, इनको जो है इस्तेमाल करना है, तो फिर वो नाम बदल के फिर भी आ सकते हैं। वो तो एक समझिए ना एग्जीक्यूशन का पार्ट है, अमल का पार्ट है। जो फैसला है वो अभी तो बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान में ये एक बड़ा गेम चेंजिंग मेरा ख्याल है फैसला है, और आप इत्तफाक करेंगे कि इतना बड़ा जो फैसला है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये एक तारीख साज मैं समझता हूँ एक मौका है पाकिस्तान में, जहाँ पे हम अपनी जो बहुत माजी की गलत पॉलिसियाँ हैं जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनको बदल भी सकते हैं और मुस्तकबिल को संवार भी सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जिस तरीके से इस वक्त तमाम मुल्क जो है वो इस फैसले की हमायत कर रहा है, इसके पीछे खड़ा है, ये एक बड़ा मोड़ है पाकिस्तान की तारीख का। बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उम्मीद का इजहार भी कर रहे थे, मगर उनके खदशात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी। इस हवाले से सुहेल वराई साहब सीनियर साहब तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद है। वराई साहब बहुत शुक्रिया। 2018 के इलेक्शन की जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शन थी वो आपने की, आपने देखा तहरीक लब्बैक ने किस तरीके से राइज़ किया, किस तरीके से इनसे मुआहदे होते रहे, किस तरीके से ये 4 साल के अंदर अंदर इतनी ताकतवर जमात हो गई कि जत्थों में तब्दील हो गई, पुलिस पर टॉर्चर करने लगी और आज रियासत को इस पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के पाबंदी लगानी पड़ी। कहाँ रियासत से गलती हुई है एग्जैक्टली आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है एक तो जो रियासत शुरू से ही ये करती रही है कि ये कभी दोस्ती कर लेते हैं, कभी दुश्मनी कर लेते हैं, और ख़ास कर मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह नून लीग के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया या इस्तेमाल हुई तहरीक लब्बैक, वो गलत था। उससे एक वायलेंस की तरफ जो रुझान है हुआ। हालांकि तहरीक लब्बैक या इस तरह की पार्टियां पहले से मौजूद थीं और मौजूद रहेंगी। आप देखें ये जो कालदम करार देना है या पाबंदी लगाना है, ये तो पाकिस्तान में मजाक है। बज़ाहिर तो ज़ाहिर है रियासती रेट कायम करने के लिए आपको ये करना पड़ता है, लेकिन आप देखें कि इससे पहले ANP पे पाबंदी लगी, अवामी नेशनल पार्टी होती थी, वो ANP की नैप जो थी वो अवामी नेशनल पार्टी बन गई। तो इसी तरह आप देखें हाफिज़ सईद साहब की पार्टी है, दावत-उर-रिशाद है, उस पर पाबंदी लगी, जमात-उद-दावा पे पाबंदी लगी, वो किसी नए नाम से काम शुरू कर देते हैं। उसी तरह उनकी लीडरशिप है, उसी तरह पार्टी मौजूद है, उसी तरह उसकी वर्किंग मौजूद है। तो ये एक तरफ आप कोशिश करते हैं कि रियासती रिट कायम करें, दूसरी तरफ अपना खुद ही मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आप उनको ना बंद कर सकते हैं, ना आप मुकम्मल तौर पर उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, सरगर्मियाँ हैं, उनको रोक सकते हैं। तो ये मजाक ना ही करें तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि अब आप देखेंगे कि तहरीक लब्बैक किसी नए नाम से जो है वो सरगर्मी में अमल हो जाएगी, वही उसकी लीडरशिप रही, वही सारी उसकी कार्रवाइयाँ रहेंगी। रियासत जो है वो गैर जानिबदार होती है। रियासत जो है वो इससे सबसे ऊपर होनी चाहिए। जब रियासत किसी के साथ इस तरह की साजबाज करती है, जब आपने मुआहदे किए, जब उनके साथ बैठ के बातचीत की, जब उनको आपने बाकायदा
पैसे दिए और पैसे दे के घर भेजा, तो उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं कि क्या वो पार्टी जो थी उसने लोगों में मकबूल नहीं होना था? क्या लोगों में ये जज्बा मौजूद नहीं था? जेन्युइनली खादिम रिजवी साहब के साथ लोग मौजूद थे, और फिर आप इस तरह की जो वायलेंट एक्टिविटीज़ थी, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बावजूद आपने उसके लिए मुआहदे किए। एक मुआहदा नहीं किया, अब फिर मुआहदा किया था फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने का। उस वक़्त हुकूमत कहाँ थी? उस वक़्त रियासत कहाँ थी जब फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालने के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए थे? वो मुआहदा कितना गलत था, पहले उसको भी सोचना चाहिए। अब इन्हें बाद में होश आई है जब इस मुआहदे पर अमल करने का वक्त आया कि फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालेंगे तो दुनिया क्या कहेगी। जब मुआहदा कर रहे थे उस वक्त क्यों नहीं सोचा था? बहुत शुक्रिया सोहेल राय साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। एक और अहम मामला आया है, नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया है कि नवाज शरीफ का रायविंड का घर हुकूमत रात के अंधेरे में गिराने की साजिश कर रही थी। इस पर तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया है कि हुकूमत रायविंड में शरीफ खानदान की ज़मीन के कागजात में रद्दो बदल कर रही है और शरीफ खानदान के घरों को गिराना चाहती है, मगर अदालत ने इससे ऑर्डर जारी कर दिया है। जबकि हुकूमत का कहना है कि पंजाब हुकूमत की ज़मीन जाली कागजात पर ट्रांसफ़र हुई है और जब चोरी पकड़ी गई तो वापस सरकार के नाम मुंतकिल कर दी गई। नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशकोरी की खबर के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने शरीफ खानदान की रायविंड में रिहाइश गाह की 127 किनाल ज़मीन की मुंतकली मनसूख कर दी है और ज़मीन नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वालदा मरहुमा बेगम शमीम के नाम से पंजाब हुकूमत को मुंतकिल कर दी है और असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड को कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी है और पंजाब का रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसी भी वक्त ज़मीन का कब्जा छुड़ाने के लिए कार्रवाई कर सकता है। मगर हुकूमती कार्रवाई से पहले शरीफ खानदान ने लाहौर की अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया है। शरीफ खानदान ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि रायविंड में उनके पास 1508 केनाल ज़मीन है, जिसमें से 1180 केनाल ज़रई ज़मीन है, जबकि 400 केनाल पर घर बने हुए हैं। बदकिस्मती से शरीफ खानदान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। ज़राए से पता चला है कि हुकूमत ज़मीन के कागजात में रद्दोबदल कर रही है, ज़मीन की मिल्कियत तब्दील कर रही है, घर की ज़मीन का रिकॉर्ड तब्दील किया जा रहा है। अदालत पंजाब हुकूमत को इस अमल से रोके और कोई उबूरी हुक्म जारी करे। शरीफ खानदान की दरख्वास्त पर अदालत ने स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है और हुकूमत पंजाब, महकमा माल और दीगर फरीकों से 27 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया है। अब नून लीग का इल्ज़ाम है कि पंजाब हुकूमत वज़ीर आज़म के मुशीर बरा एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर के कहने पर कागजात में रद्दोबदल कर रही है। इस हवाले से आज नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि शहजाद अकबर ने रायविंड का घर गिराने की प्लानिंग की। इस पर शहजाद अकबर ने रद्दअमल देते हुए ट्वीट किया कि अफसोसनाक बात है कि कुछ लोग ज़ाती मफाद की खातिर एहतसाब या सवाल करने वालों को इंतकाम की धमकियां दे रहे हैं। इस अमल से भी महज आप ही की चोरी का पता चलता है। अब रायविंड के मामले को ले लें। सूबाई हुकूमत की ज़मीन जाली चिट्ठी पर किसी के नाम ट्रांसफ़र हुई, जब चोरी पकड़ी गई तो वापस सरकार के नाम मुंतकिल कर दी गई। एतराज़ के लिए अदालत मौजूद है और यह काम महकमा माल पंजाब का है, लेकिन मरियम को इसमें भी शहजाद अकबर नज़र आता है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब साहिबा मौजूद हैं, साथ ही शहजाद अकबर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मरियम साहिबा बहुत शुक्रिया। मरियम साहिबा, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बराह रास्त हुकूमत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, साजिश का भी इल्ज़ाम लगाया, कहा गया कि हमारे पास सारे सबूत भी मौजूद हैं कि कैसे 1989 में ये वहीदा बेगम के नाम ट्रांसफ़र हुई, फिर नवाज शरीफ साहब की वालदा ने 1992 में ये जायदाद खरीदी। कुछ सबूत आपकी तरफ से शेयर किए गए हैं जो हम आवाम को सामने भी रखेंगे। मगर शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं जाली चिट्ठी के जरिए ये मामला हुआ। साथ साथ जो डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो रिकॉर्ड है सेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का, एवेक्यूट प्रॉपर्टी का, वो मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये वापस मिल्कियत में ली गई पंजाब हुकूमत के। आप क्यों कह रही हैं कि ये साजिश है और ये सारा का सारा मामला है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहजेब। पहली बात तो ये है कि जिस तरह आपने पहले बताया कि वो तमाम रिकॉर्ड जो शरीफ फैमिली ने 1992 में ये परचेज़ की थी, उसकी फ़रोख्त, उसकी मुंतकली, उसकी परचेज़, उसके बाद उसकी तामीर जो हुई, वो तमाम रिकॉर्ड लैंड रेवेन्यू का हिस्सा है, महकमा माल का हिस्सा है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिकॉर्ड का हिस्सा है और तमाम नोटिफाइड जो अफसरान हैं उनके सिग्नेचर्स और अथॉरिटी के साथ ये तमाम रिकॉर्ड वहाँ मौजूद है। अब बात यह है कि जो केस बिल्ड कर रही है पंजाब हुकूमत और जहाँ हम इसको कह रहे हैं कि ये एक पूरा प्लान है और वो प्लान उसी शख्स के ज़रिए इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है जिस शख्स
के ज़रिए शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, शरीफ ख़ानदान के, आपने याद है कि क्यों PID में कागज़ लहराए जाते थे, और उसके बाद जो नैब के अंदर उन केसेस का हाल हुआ वो आज पूरा पाकिस्तान देख रहा है। उसके अंदर अब FIA को मुतहरिक करके जो उन केसेस का हाल हो रहा है वो भी पूरा पाकिस्तान देख रहा है। जब सारा बयानिया नेस्तो नाबूद हो गया, करप्शन का दफन हो गया, तो अब ये प्लांट किए गए हैं शहजाद अकबर साहब। और वो मैं क्यों कह रही हूँ, वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक आपसे अगर मैं ज़मीन ख़रीदती हूँ 1992 में और आपने वो ज़मीन 1989 में किसी से ख़रीदी, तो 1992 में जो बायर है, जो ख़रीद रहा है, जिसके तमाम रिकॉर्ड मुंतकली, जैसे मैंने पहले कहा, वो महकमा माल का हिस्सा है, और 30 साल के बाद आप उसके ऊपर एतराज़ उठाते हैं। वो क्यों उठाते हैं? वो मेलाफाइडी ज़ाहिर करता है, वो साजिश ज़ाहिर करता है, वो बुग़्ज़ ज़ाहिर करता है जो शहजाद अकबर साहब को, जिन्होंने ख़ुद अपना जवाब देना है, अभी जो ब्रॉडशीट में कमीशन खोरी हुई है उसको, वो जब वहाँ जवाब नहीं दे सकते थे तो उनको पंजाब में प्लांट किया गया। और 30 साल शाहजेब, 30 साल अगर कोई डिस्प्यूट था तो ड्यू प्रोसेस डिस्प्यूट के साथ डिस्प्यूट कमिश्नर मौजूद है, ना कोई एप्लीकेशन मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर, ना किसी किस्म का डिस्प्यूट मौजूद है, ना कोई ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मौजूद है, किसी की तरफ से 30 साल कोई दरख्वास्त तक नहीं दी गई कि ये किसी डिस्प्यूट का हिस्सा है ये चीज़। और उसके बाद 1989 में वहीदा खातून जिनका नाम था, उनसे वो ज़मीन ख़रीदी। 1992 में शरीफ ख़ानदान ने ख़रीदी। 3 साल भी लैंड रेवेन्यू ने, महकमा माल ने कोई एतराज़ नहीं उठाया जब वो मुंतकली हुई, जब उन्होंने ख़रीदी। और 1992 में जब शरीफ ख़ानदान ने ये ख़रीद ली, उसके बाद उनका तमाम रिकॉर्ड मौजूद, उस पर तामीर हुए घर, वो तमाम रिकॉर्ड रूल्स कानून के मुताबिक हुए, कोई एतराज़ नहीं, लैंड डिपार्टमेंट को कोई एतराज़ नहीं। लेकिन 3 महीने पूरी मशीनरी को झोंका गया, ये इन्वेंट किया गया एविडेंस जो वहाँ। मगर मुझे बताएगा कि जो 1992 में वहीदा बेगम से खरीदी नवाज शरीफ साहब की वालदा ने, मगर 1989 में जो वहीदा बेगम के नाम ट्रांसफ़र हुई है, अगर उसका हुकूमत केस बनाती है, क्योंकि उस वक्त 89 में पंजाब में हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब की, वो वज़ीर आला थे, और अगर वो कह रहे हैं कि जाली चिट्ठी की बुनियाद पर अगर ओरिजिनल जो ट्रांसफ़र हुई थी उसमें उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ था, तो उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? शाहजेब जस्टिफाई 1989 में अगर वहीदा खातून हो या मरियम औरंगज़ेब हो या शाहजेब हो या शहजाद अकबर हो, अगर उन्होंने ज़मीन किसी ABC से ख़रीदी है, तो जिस वक्त महकमा माल जो था, जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जब उसको उन दे रहा था रायवंड की ज़मीन, जिसको बाद में 1992 में ख़रीदा गया, तो उस वक्त क्यों नहीं एतराज़ किया? और वहीदा खातून की ज़मीन 30 साल के बाद, बल्कि 33 ईयर्स के बाद एतराज़ उठाया कि उसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और अगर बिल मान लें, 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अगर वो रिकॉर्ड मौजूद नहीं है वो वहीदा खातून का, तो वो बायर जिसने 1992 में तमाम कानूनी तरीके से, जिसका तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, अगर वो ख़रीदी है तो वो आपस में लिंक कैसे होता है? और अगर लिंक होता है तो फिर 30 साल वो जो ज़मीन थी, अगर वो डिस्प्यूटेड थी, तो 30 इयर्स उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट एप्लीकेशन क्यों नहीं? वर्जन यही है कि वहीदा बेगम को जो ओरिजिनल ट्रांसफर थी वो कैंसिल हुई है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली नवाज शरीफ साहब की वालदा ने जो खरीदारी की थी वो भी कैंसिल हो गई है। मैं यही कह रही हूँ शाहजेब, मेरा तो पॉइंट ही यही है ना कि 33 साल सोया हुआ था महकमा जो माल था, और 3 साल जब अभी नवाज शरीफ साहब ने नहीं ख़रीदी थी, जब वहीदा खातून की मलकियत थी, उस वक्त सोया हुआ था, या जब नवाज शरीफ साहब ने ख़रीद ली उसके आज 30 साल बाद कोई एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे मौजूद है, कहीं एतराज़ मौजूद है, किसी किस्म का डिस्प्यूट मौजूद है? और चलें 1 मिनट के लिए मान लें तो कोई प्रोसेस होता है, कोई ड्यू प्रोसेस को फॉलो किया गया, कोई नोटिस दिया गया शरीफ फैमिली को, किसी किस्म का कोई नोटिस दिया गया कि डिस्प्यूट कमिश्नर के पास केस गया हो, जहां पार्टीज़ को बुलाया हो, जिनको सुना हो? आप ये खुद रात को, और हमारे पास वो अफसरान भी मौजूद हैं जिनको प्रेशराइज करके परसों रात 10 बजे इसमें रद्दोबदल की गई, रातों रात इसमें रद्दोबदल करके पूरा मंसूबा जब एबॉर्ट हो गया, इनकी पूरी तैयारी थी कि ये वहाँ पूरा ड्रामा करें, पूरा एक मीडिया के ऊपर एक सर्कस लगाएं और वहाँ डिमोलिश करें दीवार। और जिस वक्त एबॉर्ट हुआ इनका पूरा प्लान, जिस वक्त डिमोलिश हुआ इनका पूरी साजिश, उस वक्त ये पीछे हटे। और हमने कोर्ट में एक और बात शाहजेब मैं आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ, कोर्ट में तमाम एविडेंस जमा कराने के बाद, ये कोई स्टे रैंडम स्टे नहीं है, ये मेरिट्स के ऊपर स्टे है। जो इस कोर्ट का स्टे ऑर्डर है उसमें लिखा है कि ये स्टे जो है वो मेरिट पे दिया जा रहा है, तमाम रिकॉर्ड को देखते हुए दिया जा रहा है, और इस वजह से पंजाब हुकूमत को रोका गया है फर्दर किसी कार्रवाई से। मेरे साथ शहजाद अकबर साहब भी मौजूद होंगे, बहुत शुक्रिया। मरियम औरंगज़ेब साहब हमारे साथ मौजूद थी। शहजाद अकबर साहब बहुत शुक्रिया, आपने सुना मरियम
साहबा कह रही हैं एक तो उनको स्टे ऑर्डर मेरिट पर मिला है और कोर्ट ने कहा है कि पूरे रिकॉर्ड को देखते हुए ये स्टे ऑर्डर दिया जा रहा है। क्या दुरुस्त है कि मरियम औरंगजेब साहबा कह रही हैं, और क्या दुरुस्त है कि आप लोगों का इरादा था कि इसको गिराया जाएगा, रात में कार्रवाई की जाएगी, रिकॉर्ड में रद्दोबदल किया गया और दूसरी पार्टी को ना तो कोई नोटिस जारी किया गया, ना कोई उनकी बात सुनी गई और ये सारी की सारी कार्रवाई डालने की पूरी तैयारी थी, जिसके पीछे फिर आप थे? आपने ट्वीट में जवाब तो दे दिया, मगर ये बता दें कि ये दुरुस्त है सब कुछ? मैंने तो आज इनके फरमुदात सुन के मुझे पता चला कि पंजाब हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई भी हुई है, तो पता करने पे मालूम हुआ कि ये बड़ा सिंपल सा मामला है और ये ख़ुद इस बात को इतना बड़ा बना के इन्होंने पेश किया और मज़लूमियत की इंतहा सुनाने को कर दी कि जी जैसे इनका कोई दीवार गिराने जा रहा था। बड़े सिंपल से फैक्ट्स हैं। 1987 या 89 में ये प्रोविंशियल लैंड थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक प्रोविंशियल लैंड एक तख़य्युलाती चिट्ठी जो डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से दी जाती है उसके ऊपर उसका इंदराज मिलता है आपको इंतकाल के ऊपर कि ज़मीन का इंतकाल एक वहीदा बेगम नामी खातून के नाम पे हो जाता है। अब जब रेवेन्यू बोर्ड ने, और इस वक्त आप जानते हैं कि पूरे पंजाब में पंजाब गवर्नमेंट जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और तमाम कमिश्नरेट वो इस वक्त सरकारी ज़मीनों की रिट्रीवल का काम कर रहे हैं और ये बैठ के उनको कोई बैठे बैठे ख्वाब नहीं आया। रिकॉर्ड्स को देखा जा रहा है कहाँ कहाँ सरकारी ज़मीन थी और उस पर कौन लोग काबिज़ हैं, तो वो पता चला कि रिकॉर्ड में कि ये एक सरकारी ज़मीन थी। उस सरकारी ज़मीन का जब देखा गया कि ये सरकारी ज़मीन जो लिखा हुआ है रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, वो ट्रांसफ़र होती है किसी वहीदा बेगम के नाम। वो किस तरह से ट्रांसफ़र होती है उसके पीछे एक चिट्ठी का हवाला है। वो चिट्ठी के हवाले के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जब रिकॉर्ड लिया गया तो वहाँ पे उसका कोई ना उस चिट्ठी की तस्दीक हो सकी, ना उसकी कोई लीगल बेसिस मिल सकी कि डिप्टी सेक्रेटरी के पास ऐसा कोई इख्तियार था कि सरकार की ज़मीन उठा के किसी भी शख्स को, कोई भी उसका दावेदार हो, उसको दे दी जाए। इस बुनियाद के ऊपर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है उसकी तरफ से लाहौर की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, और ये पूरा ये रिकॉर्ड मौजूद है कि वो एक दो दिन में बैठ के नहीं हुआ, उन्होंने उस पर तस्दीक भेज दी कि ये गलत इंतकाल हुआ है, तो आप प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो इंतकाल है वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसको दुरुस्त जगह से बहाल किया जाए। उन्होंने वो इंतकाल जब दुरुस्त बहाल किया तो जो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस जितनी भी थी, जिसमें नवाज शरीफ साहब की वालदा की भी ट्रांजैक्शन थी, वो भी कैंसिल हो गई। अब देखिए जब वो कैंसिल हो गई और वो ओरिजिनल ओनर के नाम पे चली गई, अब इनके पास वो एक मौजूद है कि ये मैक्सिमम एज अ बोनाफाइडी, मैं तो ये कहता हूँ लेट्स सपोज इनका बीच में कोई किरदार नहीं था वहीदा बेगम से प्रॉपर्टी से मुतल्लिका, लेकिन अब इनका जो दावा है वो वहीदा बेगम के वरसा के ख़िलाफ़ है कि वहीदा बेगम के वरसा ने इनको जो ज़मीन बेची वो मेलाफाइडी थी, गलत ज़मीन थी, क्योंकि वो उनकी ज़मीन नहीं थी, वो दरअसल प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़मीन थी। या उस मामले में जो भी हुआ, क्योंकि एक मुकदमा जो है वो ये भी देखना मगर शरद अकबर साहब इसमें एक सवाल ये हो रहा है कि ठीक है वहीदा बेगम ने 1989 में ली, 3 साल तक उनके पास रही, 3 साल तक लैंड डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया, 92 में नवाज शरीफ साहब की वालदा ने खरीदी, फिर 29 साल तक लैंड डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया और आज अदालत ने मेरिट पर डॉक्यूमेंट को देखते हुए इनके हक में स्टे ऑर्डर जारी किया। जो लेटर है डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, मैं सिर्फ एक सवाल अगर कर लूँ, एक सवाल, लेटर ये कह रहा है कि जी वहीदा बेगम के मुतालिक रिकॉर्ड रूम में मौजूद नहीं है, इस सेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन विंग के अंदर मौजूद नहीं है, तो वहीदा बेगम के वुरसा को क्या पहले लेटर जारी किया गया कि जी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास रिकॉर्ड है तो वो हमें मुहैया कर दीजिए? शरीफ खानदान को क्या कोई नोटिस जारी किया गया या ऐसे ही कैंसिल कर दिया गया और फिर गिराने जा रहे थे रात के अंधेरे में? नहीं, रात के अंधेरे में जो गिराने जा रहे थे उसकी तो तस्दीक आपको सिर्फ मरियम साहिबा से मिल रही है, उसके अलावा तो कोई बात नहीं है कि रात के अंधेरे में गिराने जा रहे थे। कौन सी ऐसी कार्रवाई है जो रात के अंधेरे में हुई है, जो रात के अंधेरे में किसी की कोई दीवार गिरा दी गई है? आप बात को सिंपली उस तरह से लें जिस तरह से फैक्ट्स हैं। एक बड़ी सिंपल सी बात है कि उसका रिकॉर्ड ना होना जो है वो बेसिकली कोई बेसिस ही नहीं है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की लैंड है वो अलॉट नहीं की जा सकती। और आप ये जो सवाल कह रहे हैं कि 89 में हुई और 3 साल रही और कोई सवाल नहीं किया गया, तो बिल्कुल उस वक़्त के हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। तो थोड़ा सा ये भी देख लें कि उस वक़्त किसकी हुक्मरानी थी पंजाब में 89 में। और ये सवाल अपने मरियम औरंगजेब साहिबा के सामने रखा कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब थे, मगर फिर आप इम्प्लाई कर रहे हैं कि 3 साल तक वहीदा बेगम के नाम पर पहले ट्रांसफर कराई, फिर 92 में उनकी वालदा ने खरीदी, ये पूरा तो ये भी केस तो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा आपको। आपने कैंसिल कर दी, उन्हें मौका नहीं दिया सुनने का और आज अदालत ने मेरिट पर स्टे ऑर्डर जारी कर दिया।
ये तो किसी तरीके से नहीं कहा गया, ये खुद ही देखिए, ये तो समझें कि एक चीज़ है जो इस वक्त शरीफ ख़ानदान ने खुद अपने ऊपर एक मुकदमा दर्ज करा लिया। इस वक्त जो पोजीशन ये है कि सरकार की ज़मीन जालसाजी से किसी एक शख्स के नाम ट्रांसफ़र हुई थी, उसको बहक़ सरकार वापस रिवर्ट करा लिया गया है। अब इसके बाद जिस किसी के हकूक़ मुतासर हुए हैं और जिस किसी ने किए हैं उनके ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं जो भी है, और ये रिवर्ट होने के बाद भी एक प्रोसेस है जो किया जाना था। अब ये बात इसकी कोई दलील ही नहीं बनती कि जी ये करके अगर ये काम करना होता और इतना ही ज़्यादा लोगों को डराया धमकाया जा रहा था तो फिर तो इनको पता नहीं चलना था कि बुलडोज़र आगे खड़े हो जाने थे। ये तो कोई प्रोसेस जो है वो अपने ड्यू प्रोसेस में नीचे चल रहा था और वो हो गया, और आज ऑल ऑफ सडन इतना ज़्यादा शोर मचा के और मेरा नाम लेके चीख के ये कहा गया जी कि इन्होंने कोई मंसूबा बनाया। अच्छा, अब जाहिर है जब आप प्रोग्राम में आए तो आप पूरा इसके पे तहकीक कर आए होंगे, कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करके आए होंगे। कंसर्न डिपार्टमेंट इस वक्त कॉन्फिडेंट है कि हम अदालत में इसको कंटेस्ट करेंगे और ये जितनी भी ज़मीन है जिस पर इनकी प्रॉपर्टी है ये वापस तहवील में आएगी, ऑन मेरिट हम ये फैसला, ये केस जीत जाएंगे? देखें, ऑफ कोर्स वो एक डिपार्टमेंट की चीज़ नहीं है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद आपकी लाहौर की डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। दो मुख्तलिफ महकमों ने पूरा रिकॉर्ड छान पढ़ करके उसके बाद ही इसके ऊपर कोई एक्शन लिया है, तो उसके बाद ही कोई आगे चीज़ हुई है। अब वो उस केस को बाकायदा तौर पे जब अदालत में जाएगा तो उसको बिल्कुल मेरिट के ऊपर देखा जाएगा और जो फैसला भी होगा वो अदालत में फैसला होगा। लेकिन मेरा ख्याल है इस तमाम मामले के अंदर कोई शरीफ फैमिली को विक्टिम बनी हुई मुझे नज़र नहीं आती। कोशिश करते रहे बेचारे। बहुत शुक्रिया शाहिद अकबर साहब का मौक़िफ़ आपने सुना। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद नाम को बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज मोहम्मद साद रिजवी का बयान सामने आया है जिसे शहबाज गिल ने ट्वीट किया है। और इस बयान के मुताबिक, मैं हाफिज साद रिजवी वल्द खादिम हुसैन रिजवी बकायमी होशो हवास और बिला जबर तमाम शुरा मेंबरान और कारकुनान तहरीक लब्बैक से मुखातिब हूँ और ये अपील करता हूँ कि मुल्की मफाद और अवामुन्नास की खातिर कोई गैर कानूनी कदम ना उठाया जाए। तमाम एहतजाजी जलसे और रोड ब्लॉक फिल फौर ख़त्म किए जाएं। तमाम कारकुनान पुरअमन तौर पर अपने अपने घरों को वापस चले जाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन किया जाए। मरकज़ो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर भी एहतजाज और धरना फिल फौर ख़त्म कर दिया जाए। 3 दिन तक ये हालात मामलात रहे, पुलिस पर तशद्दुद किया गया, रोड ब्लॉक किए गए, एम्बुलेंसेस को परेशानी हुई और उसके बाद रियासत ने एक्ट किया, इन पर पाबंदी लगाई, कलअदम करार दिया गया। इन्हें डिसॉल्व करने के लिए भी रियासत ने ऐलान कर दिया और अब जाकर कलअदम तहरीक लब्बैक के सरबराह का ये बयान आया है जिसमें अपने तमाम कारकुनों को पुरअमन तौर पर वापस घर जाने को कहा गया है और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुकम्मल ताउन करने का कहा गया है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने गुज़िश्ता रोज़ अफगानिस्तान में मौजूद तकरीबन 2500 अमरीकी फ़ौजियों के इनखला का ऐलान किया है जो 1 मई से शुरू होगा और 11 सितंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद अफगानिस्तान में एक भी अमरीकी फ़ौजी नहीं होगा। अमरीका के इस ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए अफगान सदर अशरफ गनी का कहना था कि अफगानिस्तान अमरीकी फैसले का एहतराम करता है और हम इस मुंतकली को हमवार बनाने के लिए अपने अमरीकी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करेंगे। उनका मज़ीद कहना था कि हम अपनी पार्टनरशिप के अगले दौर में अपने अमरीकी और नेटो पार्टनर्स के साथ अमन अमल पर काम करेंगे। इस इनखला के बाद क्या अफगानिस्तान में अमन आ सकेगा? हमारे साथ अफगानिस्तान उमूर के माहिर रहीबुल्लाह यूसुफ़ी साहब मौजूद हैं। यूसुफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। सब आपको लगता है कि सब ने कुछ ना कुछ सीखा है, अमेरिका का इनखला हो गया तो अमन आ जाएगा या फिर अफगानिस्तान वापस खाना जंगी की तरफ जा सकता है? देखिए, अमेरिकी फौजी तो 20 साल से हैं और नेटो के इत्तेहादी भी हैं। 1.5 लाख फौज थी, फिर भी मसला हल नहीं हुआ, वहाँ पे अमन बहाल नहीं हुआ। तो ये अगर मौजूद रहते हैं फिर भी जंग हो गई, मसला हल नहीं होगा। अगर निकल जाते हैं बग़ैर कोई सियासी हल निकाले तो फिर भी मसाइल पैदा होंगे। इसलिए जो अभी मज़ीद 4 महीने और 1 हफ़्ता अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान में रहेंगे तो मेरे ख्याल में अगर ये इसको सही इस्तेमाल करें और अनकरा की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो जाए, कोई बात आगे बढ़े तो फिर तो अमन के इम्कानात बढ़ सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो काफ़ी इख्तिलाफ़ात हैं और उनको दूर करना आसान नहीं है। साहब, अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए, मुआहिदा भी हो गया, आपको लगता है जब ये निकल जाएंगी अमरीकी फ़ौजें तो उसके बाद उसकी पासदारी होगी और खाना जंगी नहीं होगी?
देखिए इससे पहले जो माहदा हुआ अमेरिका का और तालिबान का पिछले साल फरवरी में, उसमें कोई गारंटी नहीं थी, कोई ऐसे उसमें कोई पॉइंट्स नहीं थे कि अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा माहदे की तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो मेरे ख्याल में इसको जहन में रखना चाहिए, इससे सबक हासिल करना चाहिए। अभी अमरीकी भी शिकायत कर रहे हैं, तालिबान भी कह रहे हैं कि उन्होंने इस माहदे के ऊपर अमल दरामद नहीं किया, और अमेरिका ने तो खुली खिलाफ वर्जी कर दी है। उन्होंने वादा किया था कि वो 14 महीने में 1 मई तक अपनी फ़ौज को निकाल लेंगे, अभी वो नहीं निकाल रहे। तो मेरे ख्याल में अगर कोई बैनुल अफ़गान ये जो एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्तांबुल में और इसमें सारे फरीक हों और कोई मुआहदा हो जाए, तो लेकिन कोई इसमें ज़मानती होने चाहिए। ज़मानत होगी, कोई सज़ा मिलेगी, कोई सज़ा व जज़ा का सिलसिला होगा तो फिर शायद हालात बेहतर हों, वरना काफ़ी मुश्किल होगा। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।